डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर मूल्य प्रवाह 2.0 के दिशा निर्देश लागू करने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी सिफारिश की गई है। इसका मकसद युवाओं में मानवीय मूल्यों और पेशेवर आचार व्यवहार पर पाठ्यक्रम तैयार करने, केंद्र स्थापित करने और इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करने की योजना है। यह उसी तरह है जैसे स्कूलों में बच्चों को अनिवार्य रूप से नैतिक शिक्षा दी जाती है। इस दौर में जिस तरह युवाओं में नैतिक मूल्यों का ह्रास देखा और माना जा रहा है कि उन्हें नैतिक मूल्यों और पेशेवर आचार व्यवहार की ठीक से शिक्षा न दिए जाने की वजह से उनमें धन लोलुपता, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अनैतिक जीवन जीने की आदतें विकसित हो रही हैं, उसमें मूल्य शिक्षा योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भौतिकतावादी जीवन जीने की होड़ ने युवाओं को पारंपरिक भारतीय मूल्यों से विमुख कर दिया है। तड़क भड़क और दिखावे की जिंदगी जीना उन्हें पसंद आता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति, परोपकार आदि के भाव कमजोर पड़ते गए हैं। मगर मूल्य शिक्षा की योजना इसमें किस हद तक प्रभावी साबित होगी, ठीक ठीक दावा करना मुश्किल है। कोई भी समाज तब तक उन्नत नहीं माना जा सकता जब तक कि वह मानवीय मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाता। यह ठीक है कि बदलती स्थितियों के अनुसार समाज खुद अपने मूल्यों में बदलाव कर लिया करता है, नए मूल्यों को आत्मसात कर लेता है, मगर बुनियादी मानवीय मूल्यों में बदलाव की बहुत गुंजाइश नहीं रहती। कोई समाज अपने यहाँ भ्रष्टाचार, हिंसा, असहिष्णुता, बेईमानी, दूसरों का हक छीनकर समृद्धि हासिल करना, गलत तरीके से संपत्ति जमा करना आदि व्यवहारों को पसंद नहीं करता। भारत तो श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की वजह से ही दुनिया भर में जाना जाता रहा है। अगर वहीं अब इन मूल्यों में तेजी से ह्रास होता दिख रहा है तो चिंता स्वाभाविक है, मगर फिर सवाल वही है कि क्या इसकी रक्षा पुस्तकों में अलग से पाठ शामिल कर देने या कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में इससे जुड़ी गतिविधियां करा देने भर से हो पाएगी। पाठ्यक्रमों में जो भी पाठ शामिल किए जाते हैं उनके पीछे यह उद्देश्य रहता ही है कि उन्हें पढ़कर विद्यार्थियों का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होगा और वे अपने समाज और देश के विकास में योगदान को तत्पर होंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी उनसे जुड़े नैतिक मूल्यों को स्पष्ट किया ही जाता है। इसके बावजूद अगर युवाओं में कथित रूप से नैतिक मूल्यों का ह्रास देखा जा रहा है तो इसके पीछे की वजहों को जानना जरूरी है। नैतिकता का आकलन करते वक्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक आदि पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब तक व्यवस्था के स्तर पर मानवीय मूल्यों की स्थापना नहीं होती तब तक केवल मूल्य शिक्षण से सामाजिक बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुनाफे की होड़ में बाजार जो
भौतिकतावादी मूल्य युवाओं में भर रहा है। राजनीतिक आचार व्यवहार जिस प्रकार दूषित हुआ है और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाना ही सफलता का पैमाना बन गया है, उसमें मूल्य प्रवाह 2.0 जैसी योजनाएं कितनी कामयाब हो पाएंगी समझा जा सकता है। नैतिकता का वातावरण बनाने का प्रयास शीर्ष से शुरू होता है। इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। पिछले कुछ सालों से आम लोगों के लिहाज से महंगाई एक समस्या बनी हुई है। हालांकि इस बीच कई मौक़ों पर मुद्रास्फीति की दर में उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन आय और क्रय शक्ति के संदर्भ में देखें तो महंगाई ज़्यादातर लोगों के लिए लगातार एक चुनौती ही है। लेकिन हाल के आंकड़ों के मुताबिक पहले खुदरा और अब थोक दोनों ही मामले में महंगाई की दर में आई कमी के रुख ने लोगों को राहत दी है। गौरतलब है कि अप्रैल में खुदरा महंगाई 4.70% रही, जो बीते 18 महीने के दौरान इसका न्यूनतम स्तर है। अब थोक महंगाई भी ऋणात्मक 0.92% पर आ गई, जो पिछले करीब 3 साल में इसका न्यूनतम स्तर है। जाहिर है, थोक महंगाई की दर शून्य से भी नीचे जाना बाजार में वस्तुओं की आवक के लिहाज से सकारात्मक है और इसका स्वाभाविक असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ना चाहिए। कई बार थोक महंगाई का स्तर तो नीचे जाता है, लेकिन बाजार में वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन थोक के साथ साथ खुदरा महंगाई के हाल के आंकड़ों में अगर स्थिरता बनी रही तो इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीते 11 महीने के दौरान आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तय खुदरा महंगाई सहनीय स्तर से ऊपर ही रही थी। दरअसल आरबीआई को इसे 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसमें 2% की कमी या बढ़ोतरी की गुंजाइश छोड़ी गई है, यानी यह 2 से 6% तक रहे तब तक इसे नियंत्रण में माना जाता है। लेकिन इसमें असंतुलन होने पर आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोरोना महामारी और पूर्णबंदी के असर से बाजार में जो स्थिति बनी थी, उसके बाद खाने पीने से लेकर ज़्यादातर ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर हो गई थी। खास तौर पर सब्जियों के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहे। यह सीधे सीधे लोगों की आय और क्रय शक्ति से जुड़ा मामला था। हालांकि अब भी रोजगार और लोगों की आय के मामले में कोई बड़ा सुधार नहीं दर्ज हो पा रहा है, लेकिन महंगाई में कमी इस चुनौती का सामना करने में मददगार साबित होगा। मुश्किल यह है कि कई बार महंगाई में कमी के आंकड़ों का असर धरातल पर नहीं दिखता है। गौरतलब है कि बेलगाम महंगाई को काबू में करने के मकसद से भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले करीब 1 साल में रेपो दरों में करीब 2.5% की बढ़ोतरी की है। इसका रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं की
कीमतों पर तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी वजह से घर के लिए जाने वाले ऋण सहित सभी तरह के ऋण महंगे हो गए। संपूर्ण विराम।